हेलो फ्रेंड्स, विजन लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, संविधान की कड़ी में आज हम लोग प्रस्तावना की बात करेंगे। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, प्रस्तावना में हम लोग चर्चा कर रहे थे प्रस्तावना क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, यह क्यों बनाई गई थी, संविधान का अंग है कि नहीं है, संशोधन हो सकता है कि नहीं संशोधन हो सकता। तो हम लोग आप लोग पिछली वीडियो में देखेंगे तो हम लोग शुरू किए थे प्रस्तावना की मूल बातें क्या हैं। उसी के क्रम में हम लोगों ने देख लिया था संप्रभुता क्या होती है, समाजवादी क्या होती है। आज हम लोग उसके आगे देखेंगे पंथ निरपेक्ष क्या होता है। बार बार इस पर चर्चा होती है, पंथ निरपेक्ष है, भारत की धर्म निरपेक्ष है। सेकुलर शब्द होता क्या है, उस सेकुलर शब्द पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं पंथ निरपेक्षता। कहीं कहीं पे आप लिखे होंगे धर्म निरपेक्षता भी लिखा रहता है, धर्म निरपेक्षता। इंग्लिश में इसका नाम होता है सेकुलर। ये होता क्या है, बार बार इस पे प्रश्न उठता है कि क्या चीज़ है, भारत कैसा है, सेकुलर है कि सेकुलर नहीं है। चुनाव आता है तो आप लोग देखे होंगे, चुनाव में अक्सर इस पे प्रश्न उठता है सेकुलर क्या चीज़ें हैं। तो आइए हम देखते हैं पहले धर्म क्या होता है, धर्म के बारे में हम लोग देख लेते हैं। धर्म का मतलब क्या होता है, धर्म का मतलब होता है धारण करना। धारण करना, क्या धारण करना होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग चर्चा करते हैं, कोई अगर हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म की जो रीति है उसके अनुसार कार्य करता है। मुस्लिम धर्म का अनुयायी है यानी मुस्लिम धर्म को मानने वाला व्यक्ति है तो मुस्लिम धर्म के अनुसार कार्य करता है। सिख धर्म का है तो सिख धर्म के अनुसार कार्य करता है। ईसाई धर्म का है तो ईसाई अनुसार, यानी एक जीवन शैली होती है जिसे वो लोग अपनाते हैं। कैसी होती है, जीवन जीने की शैली होती है, जीवन जीने की शैली। कैसी जीवन, धर्म के अनुसार जो जीवन जीने की शैली होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, धर्म। यानी किसी भी धर्म को उसी के अनुसार हाव भाव करना, यानी व्रत रहना। जैसे अगर हिंदू धर्म की बात करें, दुर्गा पूजा करना हो गया, और ये सब जो होते हैं व्रत अनुष्ठान। उसी तरह से आप मुस्लिम धर्म में देखेंगे तो रोजा होता है, नमाज होती है। इन सब चीज़ों की चर्चा हम लोग करते हैं। तो आइए हम मूल चीज पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या होता है, कि जो हमारे संविधान में पंथ निरपेक्षता शब्द है उसका क्या मतलब है। इसका सीधे सीधे मतलब है राज्य का कोई धर्म नहीं, राज्य का धर्म, ठीक। पंथ निरपेक्षता में राज्य का धर्म नहीं, यानी राज्य का धर्म कोई नहीं होता किसी राज्य में। यानी किस राज्य की बात कर रहे हैं हम लोग, भारत राज्य में राज्य का कोई धर्म नहीं है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपने धर्म मानने को। स्वतंत्र किस लिए स्वतंत्र है, धर्म को मानने के लिए। धर्म को मानने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है। कैसा धर्म, राज्य में कोई भी निवासी भारत में रह रहा हो, भारत राज्य का कोई धर्म नहीं है, भारत धर्म निरपेक्ष है। यानी भारत किसी भी धर्म को नहीं मानता, लेकिन जितने भी भारत में धर्म है भारत सबको समान रूप से मानता है, कि यानी सब धर्म एक समान है। उसमें भारत सरकार की तरफ से कोई भेदभाव, यानी संविधान की तरफ से भेदभाव नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि राज्य का कोई धर्म, यानी भारत एक राज्य है। मैं आपको बताया था राज्य क्या चीज होता है, उसी क्रम में देखिए भारत एक राज्य है, राज्य का कोई धर्म नहीं है, जो है स्वतंत्र होता है। किसी भी धर्म को मानने के लिए जो भी व्यक्ति होंगे, यानी नागरिक जो होंगे भारत के, अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र होंगे, उसमें कोई रोक टोक नहीं होगा। सभी धर्म के लोग अपने जीवन शैली के हिसाब से, धर्म के हिसाब से अपने जीवन को जी सकते हैं। ये होती है पंथ निरपेक्षता। अब आइए आगे हम देखते हैं लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र, लोकतंत्र हम देखें तो दो रूपों में देखा जाता है डेमोक्रेसी। एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहने का तात्पर्य क्या होता है, ऐसा लोकतंत्र जहां पर जो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं
उनके द्वारा कानून बनता है। तो वहां पे क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। मैं यहाँ पे लिख के आपको एक बार बता देता हूँ, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट लोकतंत्र क्या होता है। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष क्या होता है। प्रत्यक्ष में जो जनता होती है खुद नियम बनाने के लिए यानी संविधान बनाने में भागीदार होती है। संविधान बनाने में भागीदार क्या होती है, जनता खुद होती है। उस प्रकार का लोकतंत्र जहां पाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष में क्या होता है, जनता के प्रतिनिधि जो होते हैं, जनता के प्रतिनिधि द्वारा संविधान बनाया जाता है जहां पे, वहां पे क्या होता है, इनडायरेक्ट लोकतंत्र यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो हम फिर से एक बार देखिए, लोकतंत्र क्या है, दो प्रकार के हो सकता है, एक प्रत्यक्ष हो सकता है, एक अप्रत्यक्ष। ठीक, प्रत्यक्ष में क्या होगा, जो जनता लोकतंत्र यानी कानून में बनाने में भागीदार हो, जहां सीधे तौर पे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जहां पे जनता अपने प्रतिनिधियों द्वारा संविधान बनवाए, ठीक, वहां पे क्या होगा, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब लोकतंत्र की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है, अब्राहम लिंकन जी ने कहा था, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, जनता के लिए शासन। ये क्या होता है, कौन कहा था, अब्राहम लिंकन जी ने कहा था, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। ये क्या होता है, लोकतंत्र की एक परिभाषा है जो आज भी सर्वमान्य है कि जनता का यानी क्या है, मूलभूत यानी जनता का यानी लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, जो देश के नागरिक हैं उनके द्वारा, उन्हीं के लिए जो शासन करने के लिए कानून बने, वो क्या होगा, लोकतंत्र की अच्छी खासी परिभाषा हो जाएगी। ठीक, तब लोकतंत्र आप लोग देखे होंगे, एक संसदात्मक लोकतंत्र होता है, एक अध्यक्षात्मक यानी जहां पे संसद प्रमुख होती है, दोनों जगह होती है, लेकिन वहां पे प्रमुख कौन होगा, एक जगह प्रधानमंत्री प्रमुख होता है, उसे हम संसद वाला कहते हैं। जहां पे अध्यक्षात्मक प्रमुख होगा वहां पे अध्यक्षात्मक। आइए देखते हैं, लोकतंत्र में दो प्रकार में अगर हम बांट लेते हैं इसे, एक तरफ हम संसदात्मक लोकतंत्र कह दें, एक तरफ हम अगर अध्यक्षात्मक कह दें, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र, तो क्या होता है, इसके गुण क्या होते हैं, इसके दोष क्या हैं, क्या होता है, इस पे आइए हम सब लोग चर्चा करते हैं। तो इसमें पहले हम देखते हैं विधायिका व कार्यपालिका, विधायिका और कार्यपालिका जो होती है संबंधित होती है आपस में। कहने का मतलब है कि एक ही हो सकती है विधायिका और कार्यपालिका में, जहां पे कोई अंतर नहीं रहता है, दोनों आपस में जुड़े रहते हैं विधायिका और कार्यपालिका। वहां पे किस प्रकार का लोकतंत्र होगा, संसदात्मक लोकतंत्र होगा। अब हम अध्यक्षात्मक भी बात करें, जहां पर विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों अलग हों, कार्यपालिका जहां पे अलग अलग हों। ठीक, अध्यक्षात्मक में क्या, जहां पे विधायिका और कार्यपालिका दोनों अलग अलग हों, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। आप लोग अपने दिमाग में रख के चलिए, जहां पे हम अगर संसदात्मक वाली बात करें तो यहाँ पे आप केंद्र में भारत को रखिए, यहाँ पे आप यूएसए यानी अमेरिका को देखिए, केंद्र में रख के देख, सोचिए, आप खुद आप समझ जाएंगे कि किसकी बात हो रही है। अमेरिका में जैसे विधायिका वहां की कौन है, कांग्रेस है, कार्यपालिका वहां का कौन है, राष्ट्रपति होता है कार्यपालिका प्रमुख। लेकिन अपने यहाँ क्या है, जो विधायिका और कार्यपालिका दोनों में सेम चीज होता है, दोनों एक दूसरे से बटे हुए नहीं होते हैं, लेकिन अध्यक्षात्मक में क्या होता है, बटे हुए होते हैं। अब फिर हम देखते हैं संसदात्मक वाले में क्या होता है,
नाम मात्र व वास्तविक। अपने यहाँ देखेंगे संसद वाले में यानी संसदात्मक व्यवस्था में क्या होता है, नाम मात्र और वास्तविक दोनों अलग अलग होता है। नाम मात्र और वास्तविक अलग अलग। जैसे देखेंगे अपने यहाँ नाम मात्र की कार्यपालिका प्रमुख कौन है, तो राष्ट्रपति अपने यहाँ नाम मात्र की कार्यपालिका प्रमुख है। अगर हम बात करें कि वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख अपने यहाँ कौन है, तो अपने यहाँ वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, अमेरिका में देखें, यानी जहाँ पे अध्यक्षात्मक वाली व्यवस्था है, वहाँ पे नाम मात्र व वास्तविक जो होते हैं दोनों एक होते हैं। नाम मात्र और वास्तविक एक होते हैं, इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता, नाम मात्र और वास्तविक एक होते हैं। लेकिन अपने यहाँ क्या होता है, नाम मात्र और वास्तविक दोनों अलग अलग होते हैं। फिर हम देखते हैं जो यहाँ पे नाम मात्र और वास्तविक हैं, कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। कार्यकाल इनका क्या होता है, निश्चित नहीं। जो कार्यपालिका होती है उसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। कहाँ पे, संसद वाली व्यवस्था में कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। लेकिन अगर हम अध्यक्षात्मक में बात करें तो कार्यकाल की निश्चितता होती है। यहाँ पे निश्चित कार्यकाल। देखिएगा फिर से एक बार, कार्यकाल यहाँ पे क्या होगा, संसदात्मक व्यवस्था में निश्चित नहीं होगा, अध्यक्षात्मक में निश्चित होता है। उत्तरदायित्व की अगर हम बात करें कि उत्तरदायी होती है संसदात्मक व्यवस्था की नहीं होती है, तो संसदात्मक व्यवस्था में देखेंगे, अगर अपने भारत को हम केंद्र में रख के देखें तो यहाँ पर सामूहिक उत्तरदायित्व की बात होती है, सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करती है यहाँ पे। जबकि अगर हम यहाँ बात करेंगे तो उत्तरदायित्व तो नहीं होता है, यहाँ पे जो होती है कार्यपालिका उसका उत्तरदायित्व तो नहीं होता है, उत्तरदायी नहीं। तो आइए हम एक बार फिर से देखते हैं। लोकतंत्र दो प्रकार का हो सकता है, एक संसदात्मक होता है, एक अध्यक्षात्मक होता है। अगर हम अध्यक्षात्मक लोकतंत्र की बात करें तो यहाँ पर विधायिका और कार्यपालिका अलग अलग होती है। विधायिका जो है कांग्रेस को कहा जाता है, कार्यपालिका जो होता है राष्ट्रपति, दोनों अलग अलग देख रहे होंगे आप, ठीक। उसके बाद नाम मात्र और वास्तविक जो होता है वो वहाँ का केवल एक ही होगा, यानी राष्ट्रपति नाम मात्र का भी प्रमुख होगा अध्यक्षात्मक व्यवस्था में और वास्तविक प्रमुख होगा। कार्यकाल जो होगा वहाँ के राष्ट्रपति को निश्चित दिया जाता है। यह क्या है, तो जो यहाँ की विधायिका होती है, ठीक, वो क्या होता है, कार्यपालिका, जैसे वहाँ पे राष्ट्रपति कार्यपालिका है, वो जो कार्य कर रहा है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे विधायिका व कार्यपालिका एक ही होता है, ठीक, अलग अलग चीजें नहीं है, विधायिका व कार्यपालिका एक है। नाम मात्र और वास्तविक प्रमुख अलग अलग होंगे। भारत में अगर हम कार्यपालिका की बात करें तो नाम मात्र के प्रमुख हमारे यहाँ राष्ट्रपति जी होते हैं और वास्तविक की बात करें तो प्रधानमंत्री होते हैं। कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, कभी भी इनको हटाया जा सकता है। सामूहिक जो विधायिका होती है यानी कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो मंत्रिपरिषद जो होती है संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। आइए और आगे हम देखें कमी क्या होती है इसमें। अगर हम लोग कमी की बात करें, यहाँ पे भी कमी क्या है, अगर वास्तविक और जो देख रहे हैं नाम मात्र के दोनों सेम हो रहा है, जो है कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं है कार्यपालिका यानी विधायिका के प्रति अध्यक्षात्मक में, तो यहाँ पे क्या होगा, तानाशाही की ओर जाएगी। कैसे जाएगी, तानाशाही की ओर, तानाशाही की ओर। लेकिन हम इधर बात करें अगर, यहाँ पे राजनीतिक अस्थायित्व, यहाँ पे राजनीति की स्थायित्वता नहीं होती है, यानी एक स्थित कार्यकाल नहीं रहता है, अस्थायित्व होता है। उसके साथ साथ इसकी कमी क्या है, योग्य मंत्रिपरिषद का अभाव होता है, योग्य मंत्री परिषद का अभाव।
उत्तरदायित्व नहीं। यहाँ पे देखेंगे कमी क्या होती है अध्यक्षात्मक व्यवस्था की, यह क्या होती है, तानाशाही की ओर जाती है, यानी कार्यकाल की निश्चितता रही, कोई समस्या नहीं रहती है, तो अपने हिसाब से नियम कानून बनाएंगे तो एक तानाशाही की ओर जा सकती है। उत्तरदायित्व नहीं होता है, किसमें, इस व्यवस्था में उत्तरदायित्व नहीं होता है। लेकिन हम अगर इधर बात करें तो राजनीति का स्थायित्व होती है, यानी कभी भी कार्यकाल समाप्त हो सकता है, इस वजह से स्थायित्व नहीं रहता। लेकिन इसमें एक कमी और है, योग्य मंत्री परिषद का अभाव। रंगा बिल्ला कोई भी तानाशाह जो टाइप के होते हैं, गुंडे मवाली टाइप, अगर वो चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, पढ़े लिखे भले न हो। हमारे यहाँ क्या है, शिक्षा कहती है आप कमला लिख सके, कमला बोल सके और कमला समझ सके कि कमला लिखा है, तो आप क्या है, शिक्षित माने जाएंगे। ठीक, योग्यता नहीं दी गई है कि इतना पढ़ा हुआ व्यक्ति कोई भी विधायक, सांसद, मंत्री जो भी बनने, ऐसा कहीं पे नहीं है। यानी मंत्री परिषद की योग्यता का यहाँ पे क्या है, अभाव है। ठीक, अब आइए और हम देखते हैं गुण क्या होता है इसका। यहाँ पे भी हम गुण की बात कर लें। विधायिका व कार्यपालिका में सामंजस्य होता है। विधायिका व कार्यपालिका में सामंजस्य होता है, कहाँ पे होता है, संसदात्मक व्यवस्था का गुण होता है, साथ में उत्तरदायित्व होता है। क्या होती है, उत्तरदायी होती है। ठीक, ये इसका गुण है, विधायिका व कार्यपालिका में सामंजस्य होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके साथ साथ क्या होता है, उत्तरदायी होता है। यहाँ पे क्या होता है गुण, राजनीतिक स्थायित्व होता है। उसके बाद क्या होता है, योग्य मंत्री परिषद होता है, योग्य मंत्री परिषद। देखिएगा यहाँ पे क्या है, कमी क्या होती है अध्यक्षात्मक व्यवस्था में, तानाशाही की ओर जा सकती है सरकार, उत्तरदायित्व नहीं होता है, इसी वजह से तानाशाही की ओर जाएगी। अगर हम इसके गुण की बात करें तो इसमें राजनीतिक स्थायित्व रहती है, यानी जो कार्यकाल मिला है, कार्यकाल की सुनिश्चितता रहती है। और उसके साथ साथ योग्य मंत्री परिषद, यानी जो इसमें मंत्री चुने जाएंगे खुद के चुने जाएंगे योग्यता के आधार पे। लेकिन अगर हम यहाँ बात करते हैं संसदात्मक व्यवस्था पे, यानी भारत को हम केंद्र में रख के देखें, तो कमी क्या है, राजनीतिक का स्थायित्व है, योग्य मंत्री परिषद का अभाव है। तो आप समझ रहे होंगे हमारे भारत में मंत्री परिषद जो भी है, योग्यता की कमी है उसमें। गुण में बात करें तो विधायिका व कार्यपालिका में सामंजस्य होता है, और एक क्या होता है, उत्तरदायी होती है, संसद के प्रति या लोकसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। आइए अब आगे हम देखते हैं। गणराज्य क्या होता है, गणराज्य, गणराज्य कहने का मतलब है जहां का प्रमुख होता है, किसी भी देश का प्रमुख अगर वंशानुगत नहीं है, वंशानुगत नहीं है, निर्वाचित है, निर्वाचित है, वंशानुगत नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि ऐसा देश गणराज्य माना जाएगा। अगर हम उदाहरण को देखें, अगर हम उदाहरण लें तो ब्रिटेन में क्या होता है, जो उसका प्रमुख होता है, महारानी है इस समय, तो ब्रिटेन क्या है तो, लेकिन ब्रिटेन में लोकतंत्र है। अगर हम बात करें तो ब्रिटेन में लोकतंत्र है, लेकिन क्या है, ब्रिटेन गणराज्य नहीं है, क्योंकि उसका जो प्रमुख होता है वो निर्वाचित नहीं है, बल्कि एक परंपरा अनुसार चला आ रहा है कि महारानी के ही परिवार से कोई व्यक्ति होगा जो वहां का प्रमुख बनेगा। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ का जो प्रमुख होता है वो निर्वाचित होता है। भारत भी एक क्या है, लोकतंत्र है। भारत देश एक लोकतंत्र है, यहाँ का प्रमुख जो होता है निर्वाचित होता है। इस वजह से भारत गणराज्य की श्रेणी में आएगा, लेकिन ब्रिटेन हमारा गणराज्य की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि इसका प्रमुख जो है वो निर्वाचित नहीं होता है। ठीक, हमें लग रहा होगा आपको समझ में आ गया होगा यह पॉइंट। अब हम अगला शब्द बात करते हैं, गणराज्य के बाद सत्ता का उद्देश्य क्या है हमारे, हम देखते हैं।
हम अभी प्रस्तावना में ही बात कर रहे हैं, ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि प्रश्न जो है इन्हीं सबसे प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे आपकी स्टेट पीसीएस हो, लेखपाल हो, पुलिस हो, एसआई हो, और अदर स्टेट के एग्जाम है यूपी पीसीएस के अलावा, सब यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं। आइए देखते हैं हमारे सत्ता का उद्देश्य क्या है। सत्ता का उद्देश्य हमारे प्रस्तावना में बताया गया है कि जो हम प्रस्तावना बना रहे हैं यानी संविधान बना रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है। सत्ता का उद्देश्य है न्याय, लोगों को न्याय मिले। न्याय कैसा हो, तो प्रस्तावना हमारे 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय, इस पर ही समझ लीजिए आप, इतनी बार प्रश्न बना है जैसे फेवरेट क्वेश्चन हो यूपी SSSC का या यूपी पीसीएस का, बार बार पूछा जाएगा। इसमें ऑप्शन दे देता है प्रस्तावना में न्याय कौन सा शब्द नहीं दिया गया, ये तीनों नाम दे देंगे, उसके बाद धर्म के दे देगा, धार्मिक न्याय या कुछ ऐसे न्याय करके दे देता है। ठीक, तो हमें देखना है सत्ता का उद्देश्य हमारा क्या है, न्याय है। न्याय कितने प्रकार का दिया गया है, सामाजिक न्याय, यानी इस लोगों में समाज में जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए, हर व्यक्ति को समान रूप से माना जाए। ठीक, आर्थिक न्याय, लोगों के आर्थिक भेद के साथ, लोगों के साथ आर्थिक भेदभाव नहीं करना चाहिए। राजनीतिक न्याय, यानी हर व्यक्ति, छोटे से स्तर का आदमी हो चाहे बड़े स्तर का आदमी, हर लोग क्या अगर राजनीति में भाग ले सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, हमारे संविधान के तहत उन्हें कही गई है। ठीक, तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि सत्ता का उद्देश्य क्या है। सत्ता का उद्देश्य है न्याय। न्याय कितने प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। फिर एग्जाम में पूछा जाता है न्याय कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, सामाजिक, आर्थिक न्याय, ठीक, और राजनीतिक न्याय। अब आपने दिया होगा, देखिए जैसे मैं पिछले वीडियो में चर्चा किया हूँ, स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है, तो आइए देखते हैं स्वतंत्रता। स्वतंत्रता टेक्निकल टीम में देखिए वीडियो में दिख रहा है। ठीक, स्वतंत्रता 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है देखिएगा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, फिर देखेंगे आप धर्म की, उसके बाद आपकी उपासना की स्वतंत्रता दी गई है, उपासना। ठीक, आइए हम फिर से देखते हैं एक बार, स्वतंत्रता हमारे संविधान में कितने प्रकार की दी गई है, 5 प्रकार की दी गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। अब विचार कैसा, विचार जो चिंतन मनन हम लोग करते हैं, मन में अपने चिंतन मनन, वो क्या होता है, विचार होता है। पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ इतना पूछा जाएगा स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है, तो 5 प्रकार की होती है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की। लेकिन आप लोग जानते रहिए विचार है क्या, थॉट्स हैं क्या, थॉट्स क्या है, चिंतन मनन और सब क्या होते हैं, विचार होते हैं। उसके बाद अभिव्यक्ति क्या है, हाव भाव, हाव भाव को क्या कहते हैं, अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, यानी जो आपके माइंड में आया है, चिंतन है, विचार है, अगर आप उसको एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं, ये क्या होगा, आपका हाव भाव होगा। अब हम विश्वास की बात करें तो विश्वास क्या होता है, विचार धारा को मानना, विचार, किसी भी विचारधारा को मानना और उस पर क्या है, तटस्थ रहना, यही आपका क्या होता है, विश्वास होता है। धर्म की बात हमारे में स्वतंत्रता दी गई है हमारे संविधान में, क्या, किसी भी धर्म को मानने की, किसी भी धर्म को मानने की। देखिएगा धर्म क्या है, भारत में किसी भी धर्म को मानने की उपासना दी गई है, मानने की स्वतंत्रता दी गई है। तो उपासना क्या होता है, धर्म के अनुसार आचरण करने की, धर्म के अनुसार आचरण, धर्म के अनुसार आचरण करें। अगर हिंदू धर्म देखें तो हम तो मान लें कि हम हिंदू धर्म में हैं, लेकिन आचरण, अगर हम अगरबत्ती जला रहे हैं, नारियल फोड़ रहे हैं, तो क्या है, हमारा आचरण है हमारे धर्म के प्रति। यानी ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमारे संविधान में दी गई हैं। कौन कौन सी, विचार की स्वतंत्रता,
अभिव्यक्ति की है, विश्वास की है, धर्म की है, उपासना की। ये 5 स्वतंत्रता हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए हम आगे देखते हैं प्रस्तावना में और क्या बातें हैं। समानता की बात हमारे प्रस्तावना में की गई है। समानता कितने प्रकार की दी गई है हमारे प्रस्तावना में? 2 प्रकार की, एक प्रतिष्ठा की, दूसरा अवसर की समानता की दी गई है। ठीक, प्रश्न पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, समानता जो है कितने प्रकार की हमारे प्रस्तावना में दी गई है? समानता हमारे प्रस्तावना में 2 प्रकार की दी गई है, एक प्रतिष्ठा की, एक अवसर की। अवसर कहने का मतलब है भारत के जितने भी नागरिक हैं सभी व्यक्तियों को किसी भी फील्ड में समान अवसर दिया जाए, उनके साथ भेदभाव न की जाए। साथ ही किसी भी व्यक्ति को प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार होगा। ऐसा नहीं कि कोई किसी को कुछ कह दे रहा है, अपमानित कर रहा है, धर्म के अनुसार, जात के अनुसार, लिंग भेद के अनुसार अगर किसी के साथ भेदभाव कर रहा है तो क्या हो जाएगा? इस श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक, ये क्या है? भेदभाव रहित समानता के रूप में प्रतिष्ठा और अवसर के लोगों को समानता दी जाए, इसकी बात करता है। फिर हमारे प्रस्तावना में आगे देखेंगे गरिमामय जीवन है, गरिमामय कहने का मतलब है हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति हो उसको गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, यानी वो चाहे उसको क्या है, खाने पीने का, यानी जो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति का अधिकार है। आप आगे चल के देखेंगे संविधान में अलग से पार्ट दिया गया है, अनुच्छेद दिए गए हैं जिसमें बात की गई है गरिमामय जीवन कैसे जिया जाएगा। ठीक, जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा हो तो गरिमामय जीवन नहीं जी पा रहा है। मूलभूत आवश्यकता क्या है? हमारे रोटी है, कपड़ा है, मकान है, बिना इसके जीवन। अगर पानी पीने की मुझे इच्छा हो, अगर मुझे पानी नहीं मिल पा रहा है, स्वच्छ पानी, पानी तो मिल सकता है कहीं भी हो सकता है, लेकिन स्वच्छ पानी की बात हम करें, अगर स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा है तो गरिमामय जीवन नहीं है। उसके बाद एक शब्द और है हमारे प्रस्तावना में, बंधुता। बंधुता क्या होता है? जो भाईचारा है, भाईचारे को हम लोग क्या बोलते हैं? बंधुता। कि भाईचारा क्या है? ठीक, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बंधुता, जो हमारे प्रस्तावना में दिया गया है। प्रस्तावना हमारे एक शब्द और दिया गया है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, एकता। एकता कैसी बात है? आइए हम यहां से देखते हैं। एकता की बात की गई है हमारे प्रस्तावना में। एकता जो होती है एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना होती है, मनोवैज्ञानिक संकल्पना। ठीक, एकता क्या है? मनोवैज्ञानिक संकल्पना। एक कहने का इसका तात्पर्य क्या है? नागरिकों के बीच अपने आप में होने का एक भाव होता है, नागरिकों के बीच अपने आप में होने का भाव, होने का भाव, ये क्या होती है? एक एकता की बात होती है, यानी हर लोग एक साथ में अपने हाव भाव से एक साथ हैं, उनमें कोई टूट फूट नहीं है। एक चीज और आप देखे होंगे प्रस्तावना में दी गई है, एकता के साथ अखंडता। अखंडता क्या है? अखंडता एक भौगोलिक संकल्पना है, भौगोलिक। ठीक, कैसी संकल्पना है? एक भौगोलिक संकल्पना है अखंडता। इसमें कहने का मतलब है जो भारत का भूभाग है, भारत के भूभाग में सब लोग एक हैं, भारत का भूभाग अलग नहीं है, जो क्षेत्र है वो निश्चित क्षेत्र है, वो क्या है? अखंड है। आप लोग कभी देखे होंगे पुराने टीवी या रामायण वगैरह में अखंड भारत की बात की जाती थी, तो वही अखंड है। यहाँ पे अखंडता शब्द की बात हो रही है कि भौगोलिक संकल्पना से संबंधित है। एकता क्या है? आपकी मनोवैज्ञानिक संकल्पना है। इसका तात्पर्य कि हम लोग जितने भारत के निवासी हैं सब क्या हैं? एक हैं। आइए, तो यहां तक आपकी प्रस्तावना की कुछ मूल बातें थी जो हम लोगों ने चर्चा किया। ठीक, अब प्रस्तावना में संबंधित कुछ मुद्दे हैं, प्रस्तावना संविधान का अंग है कि नहीं है, ताइए हम देखते हैं। प्रस्तावना से संबंधित मुद्दे।
दो मुद्दे इसमें उभर के आते हैं हमारे प्रस्तावना में। जो मुद्दे हैं कि प्रस्तावना संविधान का अंग है कि नहीं है, संविधान का अंग है कि नहीं, एक मुद्दा है उभर कर आता है। दूसरा मुद्दा हमारे प्रस्तावना में उभर के आता है, संशोधन हो सकता है कि नहीं, संशोधन हो सकता है या नहीं, ये भी मुद्दा है। तो प्रस्तावना में देखेंगे हम लोग आगे कि कैसे संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बार बार इस पे प्रश्न उठे हैं। तो आइए हम कैसे इसमें बात आगे बढ़ी तो देखते हैं प्रस्तावना में संशोधन है या नहीं, या अंग है कि नहीं। तो इस पे कैसे एक बेरुवारी वाद होता है, वाद बेरुवारी बनाम भारत संघ, इस वाद में पूछा गया, कब आया था 1960 में, बेरुवारी वाद कब आया 1960 में। इसमें पूछा गया प्रस्तावना संविधान का अंग है कि नहीं है। तो इसमें इन्होंने कहा कि न्यायालय में कहा कि प्रस्तावना भारत संविधान का अंग नहीं है, नो कहा गया है। प्रश्न इतनी बार पूछा गया है, पीसीएस में पूछा गया है, वनडे एग्जाम में पूछा गया है, यूपी SSSC में भी बहुत बार पूछा गया है, किस वाद में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तो बेरुवारी वाद में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ठीक, अब दूसरा हम देखते हैं, बेरुवारी विवाद आता है, बेरुवारी बनाम भारत संघ, 1960 में कहा गया कि इसमें प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। फिर एक वाद आता है केशवानंद भारती, जिसे आप लोग सब लोग जानते होंगे, केशवानंद भारती बनाम केरल वाद जो आया था, मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973। इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है कि नहीं है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें कहा, केशवानंद भारती में इतनी बार इसमें प्रश्न बना है कि हर एग्जामों में लगभग अगर होता है सीरीज वाले एग्जाम, जैसे आपके देख रहे होंगे CBT टाइप हो रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसमें तो 2-4 बार तो पूछ ही लेता है। देखिएगा, इसमें कहा गया प्रस्तावना संविधान का अंग है, क्या है, प्रस्तावना संविधान का अंग है, संशोधन हो सकता है, संशोधन हो सकता है। केशवानंद भारती वाद में ही कहा गया है कि प्रस्तावना क्या है, संविधान का अंग है, संशोधन हो सकता है। एक बात इसमें और की गई, मूल ढांचा की बात की गई, मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर जिसे आप लोग कहते हैं, मूल ढांचा में संशोधन नहीं। ठीक, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, संशोधन भी हो सकता है, लेकिन जो इसका मूल ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं हो सकता। इसी पे प्रश्न बनता है कि मूल ढांचा शब्द पहली बार चर्चा में कहाँ आया। तो मूल ढांचा शब्द पहली बार चर्चा में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में आता है। अब हम देखते हैं कि प्रस्तावना में जो मुद्दे उभर के आए थे कि क्या है, संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इस पे हम देखते हैं वर्तमान स्थिति क्या है हमारी। वर्तमान स्थिति है हमारी, प्रस्तावना संविधान का अंग है। जो आज की स्थिति है प्रस्तावना के बारे में, प्रस्तावना संविधान के अंग है। प्रस्तावना में संशोधन हो सकते हैं। प्रस्तावना में संशोधन के साथ साथ कहा गया कि अगर प्रस्तावना में मूल ढांचा जहां पाया जाएगा वहां पे संशोधन नहीं होगा। ठीक, ये 3 बातें, प्रस्तावना संविधान का अंग है, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, प्रस्तावना में जहां पे मूल ढांचा पाया जाएगा वहां पे संशोधन नहीं होगा। अब मुद्दा आता है कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुए हैं। तो अभी तक हमारे प्रस्तावना में 2 बार, एक बार केवल संशोधन हुआ है, एक बार संशोधन कब हुआ था, यहाँ पे देखिएगा 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में।
कब हुआ था? 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में एक बार हुआ है। प्रश्न इस पे बनता है कि अभी तक हमारे प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? एक बार हुआ है। 42वां संशोधन अधिनियम 1976, 42 अमेंडमेंट 1946। इसमें देखिएगा 3 शब्द जोड़े गए थे। नए शब्द क्या जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एक अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। इन तीनों शब्दों पे, इन तीनों पे इतनी बार प्रश्न बना है कि कौन से शब्द जोड़े गए, कौन से शब्द नहीं जोड़े गए, इसी पे बार बार प्रश्न बना। आगे हम आपको वीडियो में प्रश्न देंगे, प्रश्न पे चर्चा करेंगे हम लोग। एक वीडियो रहेगा जो भी प्रस्तावना और जो बेसिक चीजें हम लोगों ने चर्चा किया है उस पर रहेंगे प्रश्न। तो वहां पे चर्चा करेंगे प्रश्न कैसे आ रहे हैं, कैसे उन प्रश्नों को समझना है, उस पर आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात क्या है? कौन सा संशोधन था? 42वां संशोधन अधिनियम 1976। क्या शब्द जोड़ा गया? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अब प्रस्तावना के हम लोग महत्व की चर्चा कर लें। प्रस्तावना का महत्व क्या है? प्रस्तावना का महत्व यानी प्रस्तावना क्या है, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें हम लोग देखते हैं। प्रस्तावना में संविधान का दर्शन पाया जाता है। संविधान का दर्शन बार बार प्रश्न पूछा जाता है। प्रस्तावना में क्या पाया जाता है? प्रस्तावना में संविधान का दर्शन पाया जाता है। उसके बाद एक प्रश्न और पूछा जाता है, प्रस्तावना में किसका आदर्श पाया जाता है? प्रस्तावना में स्वतंत्रता आंदोलन का आदर्श पाया जाता है। किसका? स्वतंत्रता आंदोलन का। स्वतंत्रता आंदोलन का आदर्श। ठीक, इन दोनों प्रश्नों को आपको याद रखना है। प्रस्तावना में प्रश्न कई बार पूछा गया कि संविधान का दर्शन किसमें पाया जाता है? संविधान का दर्शन प्रस्तावना में पाया जाता है। इसके बाद में एक प्रश्न बनता है, स्वतंत्रता आंदोलन का आदर्श कहाँ पाया जाता है? तो प्रस्तावना में पाया जाता है। कुछ 1-2 पॉइंट और आपको देखना है। के.एम. मुंशी जी क्या कहते हैं? के.एम. मुंशी जी क्या कहते हैं हमारे प्रस्तावना के बारे में? कहते हैं प्रस्तावना भारत की राजनीतिक जन्मपत्री है। भारत की राजनीतिक जन्मपत्री है। कहने को बहुत लोग प्रस्तावना के बारे में बहुत सारी चीजें कहे हैं, लेकिन हमारे लिए जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है हम उन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। एक और हम देख लेते हैं, ठाकुर दास भार्गव जी क्या कहते हैं? दास भार्गव कहते हैं प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ठीक। के.एम. मुंशी जी क्या कहते हैं? प्रस्तावना भारत की राजनीतिक जन्मपत्री है। ठाकुर दास भार्गव जी कहते हैं प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। संविधान का दर्शन किसमें पाया जाएगा? प्रस्तावना में। स्वतंत्रता आंदोलन का आदर्श किसमें पाए जाएंगे? प्रस्तावना में। इन्हीं पहलुओं से प्रस्तावना से इतना ज्यादा मैंने जो कुछ बताया डीप में, ठीक, इन्हीं से प्रश्न बनेंगे। आपको कोई भी वनडे एग्जाम हो, इससे हट कहीं प्रश्न नहीं बनेंगे। तो हम आशा कर रहे होंगे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, तो आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए। हमारे YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, ठीक, जिससे हम लोग मोटिवेट होते हैं और आप लोगों को आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, अब अगले वीडियो में मिलते हैं।